दोस्तों, घाटे में चल रही एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीद कर एयर इंडिया को बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन क्या आपने ये गौर किया कि जिस एयर इंडिया में किसी बड़े बिजनेसमैन ने जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उस घाटे में चल रही एयर इंडिया को रतन टाटा जी ने इतनी बड़ी कीमत देकर क्यों खरीदा? ये प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के पास आते ही सर रतन टाटा की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि एयर इंडिया को फिर से टाटा ग्रुप के पास वापस लेकर उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के एक ख्वाब को जिंदा रखा, बल्कि एक ऐसा बदला पूरा किया जिसकी चर्चा आज बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो चलिए इस पूरे कहानी को समझने के लिए हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं। दोस्तों, जहांगीर रतन जी दादा भाई का जन्म 1904 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। इन्हें हम JRD टाटा के नाम से भी जानते हैं। सर JRD टाटा ने अपने जीवन में कामयाबी की कई सीढ़ियां चढ़ी और देश की पहली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू कर देश का नाम ऊंचा किया था। दोस्तों, भारत के अंदर पहला एयर लाइसेंस प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी सर JRD टाटा ही थे। कहते हैं कि उन्हें हवाई जहाज से इतना लगाव था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें हवाई सफर से प्यार हो गया और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया। दोस्तों, 1932 में JRD टाटा ने एक सपना देखा कि बड़े देशों की तरह भारत में भी एयरलाइंस को जन जन तक पहुंचाया जाए। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने पहले कदम के रूप में हवाई जहाज को उड़ाने की पूरी तालीम ली और इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस भी प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने 24 साल की उम्र में बॉम्बे के फ्लाइंग क्लब की मेंबरशिप ली। हालांकि वे इस क्लब में रजिस्टर करने वाले पहले शख्स नहीं थे, लेकिन 1929 में यहां से फ्लाइंग लाइसेंस लेकर निकलने वाले वो पहले व्यक्ति जरूर बने। दोस्तों, 15 अक्टूबर 1932 ये वो तारीख थी जब JRD टाटा ने भारतीय इतिहास की पहली फ्लाइट उड़ाई। दिलचस्प बात यह है कि आज से 89 साल पहले जब JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस को शुरू किया था तो शुरुआती तौर पर केवल 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई गई थी। दोस्तों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा के लिए यह एक पारिवारिक विरासत की घर वापसी जैसी है और उन्होंने कहा भी कि आज अगर JRD टाटा होते तो वो बहुत खुश होते। दोस्तों, हवाई जहाज से उनके प्रेम को आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि JRD टाटा किसी काउंटर को गंदा देखते तो किसी कर्मचारी को डांटने के बजाय वे खुद ही कपड़ा लेकर साफ करने लगते, जिसके बाद वहां मौजूद लोग शर्म से गड़ जाते। दोस्तों, एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक पैसेंजर से वॉशरूम की शिकायत मिलने पर वे खुद ही वॉशरूम का जायजा लेने निकल पड़े और क्रू मेंबर्स के साथ टॉयलेट साफ करने में जुट गए। दोस्तों, आज थाई और सिंगापुर एयरलाइंस को दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में गिना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब वे एयर इंडिया को अपना आदर्श मानते थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि उस वक्त टाटा एयरलाइंस की क्या रेपुटेशन रही होगी। दोस्तों, ये JRD टाटा की ही देन थी कि जब चीन समेत एशिया की बड़ी शक्तियों के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट नहीं थे, तब हिंदुस्तान के पास उस वक्त के बेहतरीन एयरक्राफ्ट मौजूद थे। दोस्तों, एक बार चीन के प्रधानमंत्री झाऊ एलनाई को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया जाना था, लेकिन तब चीन के पास इतनी दूरी तक यात्रा करने लायक विमान नहीं थे। तब इंडियन एयरलाइंस के ही एक विमान से चीनी प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने हांगकांग से बॉर्डुंग तक का सफर तय किया था। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी JRD टाटा के काम को देखकर काफी खुश हुए थे, लेकिन उनके ही ग्रुप में कुछ ऐसे नेता थे जिन्हें JRD टाटा की रईसी बिल्कुल भी रास नहीं आई। दरअसल बात ये थी कि जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि देश के चारों कोनों तक चिट्ठियों का ले जाना किसी हवाई जहाज के जरिए ही किया जाए। हालांकि JRD टाटा भी इस बात को एक बेहतरीन आइडिया मानते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक छोटी सी शर्त भी रखी। उनका मानना था कि कई जगहों पर बिना किसी रुकावट के चिट्ठियां भेजने के लिए रात का समय भी उपयोग में लिया जाना चाहिए, जिसके लिए अगर नाइट लैंडिंग रनवे भी बना लिया जाए तो काम और भी आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उनकी बातें मानना तो दूर की बात, यहाँ तक कि एयरलाइंस को ही नेशनलाइज करने की बातें होने लगी। हालांकि जब ये बात JRD टाटा को पता चली तो उन्होंने सरकार को वार्न करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस बिजनेस ये आम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है। इसमें कैपिटल और प्रॉफिट मार्जिन में इम्बैलेंस बेहद ही ज्यादा है। अगर एयरलाइंस को नेशनलाइज किया गया तो ये भी करप्शन और लॉस के कारण बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, JRD टाटा के इस वार्निंग ने मानो उन मेंबर्स के ईगो को हर्ट कर दिया हो। उनके इस बात से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स एग्री नहीं किए। हालांकि इस मामले को जल्दी से सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसने कड़ी रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को सौंपी, जिसमें लिखा था कि JRD टाटा की बातें और लॉजिक एकदम सही है और अगर ऐसा किया गया तो एयरलाइन कंपनी डूब सकती है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को एयरलाइंस को नेशनलाइज करने की इतनी जल्दी थी
कि उन्होंने इसके वर्किंग स्ट्रक्चर को ठीक तरह से मेंटेन करने के लिए जेआरडी टाटा की एक भी सलाह नहीं ली। यहाँ तक कि कई बार उनके मशवरों को एडमिन पैनल तक पहुँचने ही नहीं दिया गया। लाख कोशिशों के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने सभी एयरलाइंस को अपने कब्जे में ले लिया और भारत में प्राइवेट एयरलाइंस की उड़ानें इलीगल घोषित कर दी गई। कुछ इस तरह दोस्तों प्यार और मेहनत से बनाई गई उड़न परी अब जेआरडी टाटा से छीन ली गई थी। इसके बाद दोस्तों 1953 में भारत सरकार ने सभी भारतीय एयरलाइंस को नेशनलाइज कर दिया। घरेलू उड़ान सेवा के लिए इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल सर्विस के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन बनाया गया, जिसको 1962 में एयर इंडिया इंटरनेशनल का नाम बदलकर केवल एयर इंडिया कर दिया गया। दोस्तों जिस सपने को उन्होंने अपने कई साल दिए वो उनकी आंखों के सामने टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। और दोस्तों कुछ साल बाद वही हुआ जो जेआरडी टाटा ने कहा हुआ था। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स एयर इंडिया को अपने पॉलिटिकल और वैकेशनल टूर के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसका पूरा खर्चा एयर इंडिया को उठाना पड़ता था। हद तो तब हो गई जब इंडियन एयरलाइंस, जो उस वक्त मुनाफे में थी, उसके ऊपर 50,000 करोड़ के लोन को बिना सोचे समझे ही डाल दिया गया। दोस्तों जिस कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 7,000 करोड़ हो, उस पर 50,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोड देना ये किस प्रकार की बुद्धिमानी थी। सीएजी के कुछ रिपोर्ट्स का कहना था कि इन सौदों में बेतहाशा घोटाले और करप्शन हुए और देखते ही देखते एयर इंडिया मुनाफे के बदले घाटे में चली गई। दोस्तों एयर इंडिया के घाटे को देखकर एक और अहम फैसला लिया गया, जिसमें इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। आपस में मतभेद होने के बाद भी उन्होंने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बनाए रखा। लेकिन साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। दोस्तों मोरारजी देसाई और जेआरडी टाटा के बीच मनमुटाव था, जिसके कारण मोरारजी ने जेआरडी टाटा को बिना कोई जानकारी दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके इस बात से लेबर यूनियन काफी नाराज हुआ था, क्योंकि ये जेआरडी टाटा की विदाई नहीं बल्कि उन्हें अपमानित करना था। कहते हैं कि उस वक्त जेआरडी टाटा के आंखों में नमी थी। ये उनके लिए बेहद इमोशनल पल था। जिस टाटा एयरलाइंस को उन्होंने अपने पूरे लगन से बनाया, उसे एक झटके में छीनकर उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा देना, ये उनके लिए बेहद दर्दनाक पल था। खैर दोस्तों ये तो हुआ एक पहलू, क्योंकि जिस विजन को कभी जेआरडी टाटा ने टूटता हुआ देखा था, उस विजन को उनके बेटे सर रतन टाटा ने फिर से जिंदा कर दिया। एक पुरानी फोटो को ट्वीट करते हुए सर रतन टाटा ने अपने दिल के भाव को बयां किया है। दोस्तों जब भी कोई किसी डूबती हुई कंपनी को खरीदता है तो उसके कर्ज को भरने की पूरी जिम्मेदारी भी उसी की होती है। और इस समय एयर इंडिया की हालत काफी खस्ता है। कंपनी पर 31 अगस्त 2021 तक कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था। दोस्तों विनिंग बिडर टाटा सन्स 15,1300 करोड़ रुपए का कर्जा चुकाएगी, तो भी एयर इंडिया पर 46,262 करोड़ रुपए का कर्ज बचेगा। रतन टाटा भी कह चुके हैं कि एयर इंडिया को फिर से खड़ा करना काफी मेहनत भरा टास्क होगा। टाटा को एयर इंडिया की खोई हुई रेपुटेशन वापस लाने और इसे कंपटीशन में बनाए रखने के लिए अभी और भी कैपिटल लगानी होगी। दोस्तों एयर इंडिया पर सबसे ज्यादा कीमत लगाकर इसे फिर से अपने हिस्से में शामिल करना और इस चैलेंज को इतनी आसानी से उठा लेना, ये सर रतन टाटा का उन लोगों से बदला है जिन्होंने उनके पिता जेआरडी टाटा के सपनों को चकनाचूर करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। भारतीयों को उम्मीद है कि एयर इंडिया का महाराजा फिर से दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस कंपनी बन जाए। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन होने के कारण एयर इंडिया में काम करने वाले 10,000 कर्मचारियों की रातों की नींद उड़ चुकी थी। लेकिन सर रतन टाटा के बड़प्पन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रतन टाटा ने एयर इंडिया के कर्मचारियों को अश्योर किया है कि 1 साल तक किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें मेडिक्लेम, पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।